उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। कर सकता हूँ और मेरा दिल जानता है कि मेरी अपनी क्या हालत है, लेकिन अब क्या किया जाए। अल्ताफ हुसैन ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही अफसरदा था। ओह वेरी सैड, ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, ये तो इंतहाई खौफनाक वारदात है। बच्चे को मिलना चाहिए या कम से कम इन मुजरिमों को गिरफ्तार होना चाहिए। सदीकी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, आपका क्या ख्याल है? क्या मैंने कोई कमी छोड़ी होगी? हमारे जिगर का टुकड़ा गायब कर दिया गया। मैंने हर वो दरवाज़ा खटखटा कर देख लिया जहां से काम हो सकता था, लेकिन अल्ताफ हुसैन ने कहा और फिर एक तवील सांस लेकर खामोश हो गया। आपको वो तारीख तो याद होगी जब आपका बच्चा अगवा हुआ था, दुरुस्त और सही तारीख? सदीकी ने जवाब दिया, जी हाँ, जुलाई की 16 तारीख थी, रात को 10 बजे के करीब वारदात हुई थी। अल्ताफ हुसैन ने जवाब देते हुए कहा, कस्बा आलम पूरा बताया है ना आपने? सदीकी ने कहा, जी हाँ। अल्ताफ हुसैन ने कहा, इस मकान का एड्रेस बता दें जहां ये वारदात हुई थी। सदीकी ने कहा, आप क्या करेंगे? अल्ताफ हुसैन ने चौंक कर कहा, मैं भी अपने तौर पर कोशिश करूंगा। पुलिस के आला तरीन हुक्काम भी मेरे भी चंद दोस्त मौजूद हैं। सदीकी ने कहा, आलमपुर के मारूफ इलाका गोलड़ा वाला मोहल्ला में सुर्ख ईंटों से बना हुआ मकान है। मेरे बड़े भाई अपने बच्चों समेत वहां रहते हैं। मेरे भाई का नाम रियाज हुसैन है, वो वहां जमींदारा करते हैं। अल्ताफ हुसैन ने कहा, ठीक है, आप खातून को तसल्ली दें, अल्लाह ताला अपना फजल करेगा, अब मुझे इजाज़त दें। सदीकी ने उठते हुए कहा, अरे बैठें, मैंने आपसे कुछ पीने के लिए भी नहीं पूछा और ना आपने अपने बारे में कुछ बताया है। अल्ताफ हुसैन ने भी उठते हुए कहा, मेरा नाम सदीकी है और मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, लेकिन चल फिर कर ये काम होता है ताकि टैक्सी से बचा जा सके। पीने वाली कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपसे बच्चे के मिलने की मिठाई खाऊंगा। अल्लाह ताला ने अगर मुबारक रखा तो ये सब कुछ। सदीकी ने कहा, अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे, हम मियाँ बीवी तो दोबारा जिंदा हो जाएंगे। अल्ताफ हुसैन ने कहा और फिर वह सदीकी को दरवाजे तक छोड़ने आया। सदीकी इजाज़त लेकर सीढ़ियाँ उतरता चला गया। उसके जहन में भौचाल सा आया हुआ था। उसे ये सब वाक़या सुनकर वाकई ही दिली तौर पर अफसोस हुआ था। पहले वो लंच करने जा रहा था, लेकिन अब उसने लंच का इरादा बदल दिया और कार लेकर वो नुमानी के फ्लैट की तरफ बढ़ गया। वो सोच रहा था कि नुमानी को साथ लेकर आलमपुर खुद जाए और वहां जाकर इस बारे में मालूमात हासिल करे। उसे यकीन था कि ये वारदात करने वाले आलमपुर के ही लोग होंगे, वरना किसी बड़े शहर से सिर्फ एक नुसायदा बच्चा अगवा करने कोई मुजरिम आलमपुर नहीं जा सकता। सिर्फ उसे एक बात बार बार खटक रही थी कि बच्चे के अगवा को 6 माह गुजर चुके थे और यही सबसे बड़ा मसला था। बहरहाल इसने फैसला कर लिया था कि वो इस सिलसिले में अपने तौर पर कोशिश जरूर करेगा, चाहे इसका कोई नतीजा निकले या ना निकले। ये सब बातें सोचता हुआ सदीकी नुमानी के फ्लैट पर पहुंच गया और जब नुमानी को इसने अल्ताफ हुसैन और उसके बच्चे के बारे में तफसील बताई तो उससे भी बेहद अफसोस हुआ। एक मिनट, मुझे सोचने दो, अचानक नुमानी ने चौंकते हुए कहा और उसके साथ ही उसने आंखें बंद कर ली। सदीकी हैरत से उसे देखने लगा क्योंकि उसे नुमानी के चौंकने की वजह समझ में ना आ रही थी। ओह हाँ, मुझे याद आ गया, 4 रोज पहले की बात है। मैं होटल शालीमार में लंच कर रहा था कि एक वेटर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी कस्बे आलमपुर के बारे में जानता हूँ। मैंने इससे पूछा कि वो क्यों पूछ रहा है और फिर ख़ास तौर पर उसने मुझसे क्यों पूछा है तो उसने मुझे बताया कि उसके ससुराली रिश्तेदार आलमपुर में रहते हैं और अभी उसे घर से इतला आई है कि आलमपुर में इन ससुराली रिश्तेदारों के एक नौज़ादा बच्चे को जबरन अगवा कर लिया गया है। इसलिए मुझे छुट्टी लेकर खुद आलमपुर जाना होगा, जबकि वो जानता ना था कि आलमपुर कहाँ है। और उसने मुझे ये बात इसलिए पूछी थी कि उसके ख्याल के मुताबिक मैं सफरी बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मैं पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े इलाकों को जानता हूँगा। नुमानी ने कहा, इसका मतलब है कि आलमपुर ऐसी वारदातों का गढ़ है। मैं इसलिए परेशान था कि इस वाकया को 6 माह गुजर चुके हैं, इसलिए अब वहां से मुश्किल से ही कुछ सुराग मिलेगा, लेकिन 4 रोज पहले के वाकया के बाद तो वहां काम हो सकता है। सदीकी ने कहा, हाँ तो फिर चीफ से बात कर लो ताकि हम वहां के लिए रवाना हो जाएं। नुमानी ने कहा, चीफ से क्यों? सदीकी ने चौंक कर कहा, जाहिर है आलमपुर यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर है, वहाँ हम चंद घंटों में तो आ जा नहीं सकते और हो सकता है कि हमें वहाँ चंद रोज रहना भी पड़े। नुमानी ने कहा, लेकिन चीफ ने पूरी तफसील पूछनी है, क्यों ना जूलिया से बात कर ली जाए। सदीकी ने कहा, ठीक है, जूलिया से बात कर लो। नुमानी ने कहा तो सदीकी ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज़ सुनाई थी। सदीकी बोल रहा हूँ मिस जूलिया। सदीकी ने कहा, ओह तुम आज कैसे फ़ोन किया, क्या कोई ख़ास बात है? जूलिया ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा तो सदीकी ने उसे सारी तफसील बता दी। ओह
वेरी बैड सदीकी। हमारा मुआशरा क्या इस हद तक गिरावट का शिकार हो गया है कि नुज़ायदा बच्चों को जबरन अगवा किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। तुम और नुमानी फ़ौरन जाओ, अगर कोई बात हुई तो मैं संभाल लूँगी, जूलिया ने कहा। थैंक यू मिस जूलिया, सदीकी ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद सदीकी अपनी कार में सवार आलिमपुर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, जबकि नुमानी साइड सीट पर उसके साथ बैठा हुआ था। फिर तकरीबन 8 घंटों के मुसलसल और खासे तेज़ रफ्तार सफ़र के बाद वो आलमपुर पहुंच गए। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते रात पड़ गई थी। आलमपुर खासा बड़ा कस्बा नुमा शहर था और यहाँ चंद होटल भी थे। एक कदरे माकूल होटल में उन्होंने 2 कमरे लिए और फिर वो दोनों ही एक ही कमरे में इकट्ठे हुए। ये कमरा सदीकी के नाम बुक था। सदीकी ने फ़ोन करके खाना वहीं मंगवा लिया था, इसलिए वो खाने के इंतज़ार में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन, सदीकी ने कहा और उसके साथ ही दरवाज़ा खुला और वेटर ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने उनके दरमियान मेज़ पर खाने के बर्तन लगाने शुरू कर दिए। क्या नाम है तुम्हारा? सदीकी ने वेटर से मुखातिब होकर कहा। जनाब मेरा नाम शम्स है, वेटर ने मौतबाना लहजे में कहा। क्या तुम यहीं के रहने वाले हो? सदीकी ने पूछा। जी हाँ जनाब, मेरे आबाओ अजदाद यहीं के रहने वाले हैं, वेटर ने जवाब देते हुए कहा। हम दारुल हुकूमत से आए हैं और हमारा ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है। हमारे महकमे को रिपोर्टें मिले हैं कि यहाँ आलमपुर में नौज़ायदा बच्चों को अगवा करने की वारदातें हो रही हैं। 6 माह पहले एक घर में बाकायदा वारदात करके नौज़ायदा बच्चे को अगवा कर लिया गया। इस तरह एक वेटर के अजीज़ों का नौज़ायदा बच्चा 4-5 रोज़ पहले अगवा कर लिया गया। क्या तुम कोई ऐसा क्लू बता सकते हो जिस पर काम किया जा सके, या तुम्हारा इंसानियत पर एहसान होगा, क्योंकि ये वारदातें इंतहाई नंग इंसानियत हैं और ऐसे मुजरिम मामूली सी रियायत के भी मुस्तहिक नहीं, सदीकी ने मुसलसल बोलते हुए कहा। जनाब मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, वेटर ने जवाब दिया। ठीक है मत बताओ, तुम्हारी मर्जी, सदीकी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जनाब आप नाराज ना हो, जो मुजरिम ये नंग इंसानियत काम कर सकते हैं वो मुझ जैसे गरीब को तो मेरे पूरे ख़ानदान समेत तबाह और बर्बाद करके रख देंगे, वेटर ने जवाब देते हुए कहा। तुम इस बात की फिक्र मत करो, ये हमें भी मालूम है, हम तुम्हें हलफ देते हैं कि तुम्हारा नाम कभी सामने नहीं आएगा, सदीकी ने कहा। मुझे आप पर एतमाद है जनाब। यहाँ एक मोहल्ला है जिसे काला बाजार कहा जाता है, वहाँ एक होटल है जिसे लालू का होटल कहा जाता है। इसके मालिक बहुत बड़ा कुंडा और बदमाश है। 4 रोज़ पहले जो बच्चा अगवा किया गया वो लालू ने ही कराया था, वेटर ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सदीकी ने पूछा। जनाब मेरा अपना मकान इस काले बाजार में है और मैं लालू बदमाश के आदमियों को भी पहचानता हूँ। मैंने एक आदमी जिसका नाम ताजो है के पास सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा देखा था, वो होटल में दाखिल हो रहा था। मैं हैरान था कि ये बदमाश क्यों बच्चा उठाए होटल में जा रहा है, लेकिन चूंकि वो लोग बड़े ख़तरनाक बदमाश हैं इसलिए खामोश हो गया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि कोई बच्चा अगवा कर लिया गया है, लेकिन मैं अपनी और अपने बच्चों की जान के खौफ से खामोश हो गया। आपने जिस तरह मुझसे हलफ की बात की थी, ना जाने क्यों मुझे यकीन आ गया कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, वेटर ने बिल्कुल कान के साथ आहिस्ता से बात करते हुए कहा। ठीक है तुम जाओ और सब कुछ भूल जाओ, सदीकी ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से एक बड़ा नोट निकालकर वेटर की तरफ बढ़ा दिया। नहीं जनाब, ये वाकई ही नंग इंसानियत जुर्म है और मैं इस सिलसिले में रकम लेकर गुनाहगार नहीं होना चाहता, आपकी मेहरबानी, वेटर ने कहा और मुड़कर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चलो कुछ तो मालूम हुआ, अब आगे बात चलेगी, नुमानी ने कहा। खाना खाकर अभी चलते हैं, ऐसे होटल रात गए तक खुले रहते हैं, सदीकी ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन ये आसानी से कबूल नहीं करेंगे। हमें होटल से हटकर कोई ठिकाना तलाश करना पड़ेगा ताकि इनसे पूछ-गुछ की जा सके, नुमानी ने कहा। इतने लंबे चौड़े बखेड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये सब कुछ तेज़ रफ्तारी से करना होगा। और ये भी तो हो सकता है कि इस वेटर के रिश्तेदार बच्चे को इन लोगों ने उठाया हो और अल्ताफ़ हुसैन के बच्चे को किसी और ने उठाया हो, इसलिए हमें असल सरगना तक पहुंचना होगा, सदीकी ने कहा। और फिर खाना खाने के बाद वो दोनों उठे और होटल से बाहर आकर वो पूछते पूछते इस काले बाजार नामी मोहल्ले में पहुंच गए। वहां वाकई एक आम सा होटल था जिसके बाहर बहुत से लोग बैठे थे। सदीकी और नुमानी अंदर दाखिल हुए तो काउंटर पर एक लहीम शहीम बदमाश आदमी खड़ा था। वो सदीकी और नुमानी को देखकर चौंक पड़ा, उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमाया हो गए थे। जी जनाब, इस आदमी ने सदीकी और नुमानी के काउंटर के करीब पहुंचने पर कहा। लालू से मिलना है, हम दारुल हुकूमत से आए हैं, सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको बॉस से क्या काम है जनाब, इस आदमी ने मशकूक लहजे में कहा। हमने इससे चंद सफ़ेद कबूतरों का सौदा करना है,
صدیقی نے کہا سفید کبوتر؟ کیا مطلب جناب؟ میں سمجھا نہیں۔ اس آدمی نے اور زیادہ چونکتے ہوئے کہا دارالحکومت میں سفید کبوتر نئے پیدا ہونے والے بچوں کو کہا جاتا ہے۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا نوزائیدہ بچوں کو؟ یہ کیا بات ہوئی جناب؟ اس آدمی نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ صدیقی نے پوچھا میرا نام تاجو ہے، میں لالو کا چھوٹا بھائی ہوں اور بھائی لالو تو 2 روز سے دارالحکومت گئے ہوئے ہیں۔ تاجو نے کہا تو پھر آپ سے سودا ہو سکتا ہے، بولو کتنی رقم میں سودا ہو سکتا ہے؟ صدیقی نے کہا نہیں جناب، میں نے تو زندگی بھر ایسا کوئی کام نہیں کیا، اس بزنس کے بارے میں تو سن ہی آپ سے رہا ہوں، اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا جناب؟ تاجو نے کہا اندر کسی کمرے میں بیٹھتے ہیں، وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ صدیقی نے کہا ہاں آ جاؤ۔ تاجو نے کہا اور پھر اس نے ایک آدمی کو بلا کر وہاں کاؤنٹر پہ کھڑے ہونے کے لیے کہا، اور پھر صدیقی اور نعمانی کو ساتھ لے کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر دوسری منزل کے ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ آپ کا تعلق پولیس سے ہے جناب؟ اچانک تاجو نے پوچھا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ پولیس والے سفید کبوتر خریدنے نہیں آیا کرتے، وہ تو دوسروں کو سفید کبوتر بنانے کے لیے ماہر ہوتے ہیں۔ ہمارا تعلق دارالحکومت کے ایک گروپ سے ہے، ہم ان سفید کبوتروں کو بے اولاد ماں باپ کو انتہائی بھاری قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ صدیقی نے کہا آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے؟ تاجو نے پوچھا۔ دارالحکومت کے ایک ہوٹل کے ویٹر نے ٹپ دی ہے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے جناب، ویسے آپ مہمان ہیں، آپ جو خدمت کہیں وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تاجو نے منہ بناتے ہوئے کہا ہمیں تو سفید کبوتر ہی چاہیے، سودا کر سکتے ہو تو بولو ورنہ ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی نعمانی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آپ آئندہ یہ نام نہ لیں، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایسا کام نہیں کرتے تو پھر۔ تاجو کے لہجے میں یکلخت غصہ اود آیا تھا۔ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حتمی اطلاع ملی ہے کہ تم یہ کام کرتے ہو، اور تمہیں خود سفید کپڑے میں ایک بچے کو لپیٹ کر اٹھائے اس ہوٹل میں داخل ہوتے بھی دیکھا گیا ہے۔ نعمانی نے کہا چلو جاؤ، اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، جاؤ۔ تاجو نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ چیختا ہوا اچھلا اور ایک دھماکے سے سامنے والی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نعمانی کی لات حرکت میں آئی اور اس کی کنپٹی پر پڑنے والی بھرپور ضرب نے اسے پوری طرح چیخنے بھی نہ دیا اور وہی گر کر ڈھیر ہو گیا۔ تم باہر کا خیال رکھو نعمانی، صدیقی نے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے فرش پر گٹھڑی بنے ہوئے تاجو کو اٹھا کر ایک کرسی پر ڈالا۔ کھڑکی سے پردہ اتار کر اس نے اسے رسی کے انداز میں لپیٹا، پھر اس رسی کی مدد سے اس نے تاجو کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کے چہرے پر بے ترپے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے یا چوتھے تھپڑ پر تاجو چیختا ہوا ہوش میں آ گیا، اور ہوش میں آتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندے ہونے کی وجہ سے وہ صرف جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ صدیقی چونکہ پوری طرح تیاری کر کے آیا تھا، اس لیے اس نے کوٹ کے ایک مخصوص جیب سے تیز دھار خنجر نکالا۔ تم کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ چھوڑ دو مجھے، تاجو نے کرسی پر پہلو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے اس طرح چیخ نکلی جیسے نہ جانے کتنے عرصے سے اس کے حلق میں اٹکی ہوئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بائیں آنکھ کا ڈھیلا نکل کر باہر آ گرا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے ادھر ادھر بری طرح سر مارا اور پھر اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا، اس کی چیخیں نیچے نہ پہنچ پائیں۔ نعمانی نے جو دروازے کے قریب کھڑا تھا تشویش بھرے لہجے میں کہا، مشین پسٹل تو ہے تمہارے پاس، جو نظر آئے اڑا دو۔ صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر تاجو کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے، اور تاجو ایک بار پھر چیختا ہوا ہوش میں آ گیا، لیکن اس کے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ نعمانی نے اس کی ایک آنکھ نکال دی تھی، جبکہ دوسری آنکھ کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا۔ اب میں تمہاری دوسری آنکھ بھی نکال دوں گا اور پھر تمہارے جسم کی تمام ہڈیاں توڑی جائیں گی۔ اس کے بعد تم اپاہج حالت میں عالمپور کے فٹ پاتھ پر پڑے نظر آؤ گے، اور تمہارے جسم پر پڑنے والے زخموں پر مکھیاں بھن بھن آئیں گی، اور تم ایک مکھی کو اڑانے کی قوت نہ رکھتے ہوگے۔ تب تمہیں احساس ہوگا کہ اصل زندگی کیا ہے۔ صدیقی نے باقاعدہ ڈائیلاگ بولتے ہوئے کہا، مجھے مت مارو، تم لوگ ظالم ہو، سفاک ہو تم لوگ، مجھے مت مارو، تاجو نے اس بار تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ صدیقی نے جس بے دردی سے اس کی آنکھ نکالی تھی، اسے تاجو جیسا عام سا بدماش انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ تو پھر بتا دو کہ لالو کہاں ہے اور سفید کبوتر کہاں بھیجے جاتے ہیں، اور سن لو کہ اب اگر تم نے آئیں بائیں شائیں کی یا جھوٹ بولا تو خنجر حرکت میں آ جائے گا اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ گے۔
सच बोल दो, हम खामोशी से चले जाएंगे। सदीकी ने कहा। तुम कौन हो? क्या पूछना चाहते हो? ताजू ने खौफ से लरसते हुए लहजे में कहा। मैं सवाल दोहराने का आदी नहीं हूं, सदीकी ने यखलख्त गुर्राते हुए कहा। लालू वाकई दारुल हुकूमत गया हुआ है। वो 4 बच्चे साथ लेके गया है। एक बच्चा यहाँ आलमपुर से छीना गया है, जबकि 3 बच्चे दूर दराज के गांव से उठाए गए हैं, ताजू ने कहा। किसको देता है लालू बच्चे? सदीकी ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। उस्ताद कालू को, उस्ताद कालू को। नारंग रोड पर इसका होटल है। लालू उस्ताद कालू को बच्चे पहुंचाता है। हर बच्चे के 10,000 मिलते हैं, ताजू ने जवाब दिया। उस्ताद कालू क्या करता है इन बच्चों का? सदीकी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। सुना है कि इन बच्चों की आंखें निकाल ली जाती हैं और उन्हें हला करके ज़मीन में दबा दिया जाता है। इन बच्चों की आंखों का कोई बड़ा सेठ खरीद लेता है और उस्ताद कालू को लाखों रुपए मिलते हैं और सेठ उन्हें यूरोप और क्रीमिया भिजवा देता है, जहां से वो करोड़ों डॉलर वसूल करता है। उनकी आंखों को वहाँ अमीर लोग जो अंधे या जिन आंखें ख़राब हों खरीद लेते हैं और उनकी आंखों में बेनाई आ जाती है, ताजू ने मुसलसल बोलते हुए कहा। क्या तमाम बच्चे उस्ताद कालू ही वसूल करता है या कोई और भी ऐसा करता है? सदीकी ने पूछा। वही करता है। इर्द गिर्द के तमाम इलाकों से बच्चे उसको पहुंचाए जाते हैं, ताजू ने जवाब दिया। कितने बच्चे अब तक तुम लोग अगवा करके फरोख्त कर चुके हो? सदीकी ने पूछा। जितने भी आसानी से मिल जाए, वैसे हर माह 10-12 बच्चे तो मिल ही जाते हैं, ताजू ने जवाब दिया। कब से ये काम हो रहा है? सदीकी ने पूछा। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, ताजू ने जवाब दिया। क्या पुलिस और बच्चों के वालिदैन कोई कार्रवाई नहीं करते? सदीकी ने पूछा। पुलिस बाकायदा उस्ताद लालू से भत्ता लेती है और बच्चों की माँ बाप खुद भी रो धोकर खामोश हो जाते हैं, ताजू ने जवाब देते हुए कहा। उस्ताद लालू कब वापस आएगा? सदीकी ने पूछा। वो कल गया है, 2-3 रोज बाद वापस आएगा, ताजू ने कहा तो सदीकी ने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर पूरी कुव्वत से ताजू की शहरक पे उतार दिया। ताजू चंद लम्हे इस बंधी हुई हालत में फड़कता रहा और फिर साकित हो गया। सदीकी ने खंजर बाहर खींचा और उसे ताजू के लिबास से साफ करके वापस कोट की जेब में डाल दिया। आओ नुमानी, हमने फौरन इस उस्ताद कालू तक पहुंचना है, शायद इन बच्चों को बचाया जा सके, सदीकी ने कहा तो नुमानी ने इस्बात में सर हिला दिया। मेरे तो तस्वुर में भी ना था कि ये लोग इस कदर सफाकाना काम करते होंगे। मैं तो समझा था कि बच्चे बे औलाद जोड़ों को फरोख्त किए जाते होंगे, नुमानी ने छुड़छुड़ी से लेते हुए कहा। ये बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और अब ये केस 4 स्टार्स का है। हमने इस पूरे रैकेट को ख़त्म करना है, सदीकी ने कहा और फिर वो दोनों सीढ़ियां उतर कर नीचे पहुंच गए। ताजू नोट गिन रहा था। उनका कहना है कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। सदीकी ने काउंटर पर खड़े हुए आदमी से कहा तो इसने दांत निकालते हुए इस्बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों इस होटल से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद नुमानी और सदीकी वापस इस होटल पहुंच गए जहां वो रिहाइश पसीर था और फिर उन्होंने फौरन कमरे छोड़े और कार लेकर पूरी रफ्तार से वापस दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो गए। इमरान अपने फ्लैट में ही मौजूद था। सुलेमान शॉपिंग के लिए मार्केट किया हुआ था और उसकी वापसी 3-4 घंटे तक मुमकिन नहीं थी, इसलिए इमरान इत्मीनान से बैठा अखबारात और रसाइल के मुतालिया में मसरूफ था कि कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। अरे आने वाले को ना जाने कैसे मालूम हो जाता है कि इस वक्त सुलेमान घर पे मौजूद नहीं है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और इसी लम्हे दोबारा कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। अरे पहुंचे तो दो दरवाजे तक, इमरान ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? इमरान ने अपनी आदत के मुताबिक दरवाज़ा खोलने से पहले ऊंची आवाज़ में पूछा। सदीकी हूँ इमरान साहब, मेरे साथ नुमानी भी है। बाहर से सदीकी की आवाज़ सुनाई थी तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात ऊपर आए। फिर उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। वाह, सच्चा भी और ना मानने वाला भी, कमाल है, इसे कहते हैं हक व बातिल का इकट्ठा होना, इमरान ने एक तरफ हटते हुए कहा तो सदीकी और नुमानी दोनों भी इख्तियार हंस पड़े। सुलेमान मौजूद नहीं है फ्लैट में, सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। उससे मालूम है कि किस वक्त फ्लैट से गायब होना चाहिए, इमरान ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा तो सदीकी और नुमानी एक बार फिर हंस पड़े। बैठो, मैं देखता हूँ शायद किचन में चाय के 2-4 कतरे किसी केतली में पड़े नजर आए, इमरान ने कहा। अरे नहीं इमरान साहब, हम अभी नाश्ता करके आ रहे हैं, आप बैठें, हम एक इंतहाई संगदिलाना वारदात के सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं, सदीकी ने कहा। संगदिलाना क्या मतलब? संगदाना और बेहदाना
तो सुना हुआ है। ये संगे दाना परिंदे के पोटे को कहते हैं और बेहदाना एक जड़ी बूटी है, लेकिन ये संग दिलाना क्या हुआ? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, इमरान साहब, क्या आप सोच सकते हैं कि नुज़ायदा या शीरख्वार बच्चों को अगवा करके उनकी आंखें निकाली जाएं और फिर उन्हें हलाक कर दिया जाए? लेकिन इससे ज़्यादा संग दिलाना जुर्म भी हो सकता है। सदीकी ने कहा तो इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा और उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। इसका मतलब है कि तुम भी सजावल के पीछे काम कर रहे हो? इमरान ने कहा तो सदीकी और नौमानी दोनों चौंक पड़े। सजावल? वो कौन है? क्या मतलब है आपका? सदीकी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुमने अभी जिस संग दिलाना जुर्म की बात की है, इस सिलसिले में ही बात कर रहा हूं। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या आप भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं? आपको कैसे इत्ला मिली? सदीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान ने उसे नूरपुर जाने से लेकर आखिर तक सारी बात मुख्तसर तौर पर बता दी। तो सदीकी ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। ओह, इसका मतलब है कि मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ कि इस भयानक जुर्म की जड़ें पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। वेरी बैड, सदीकी ने कहा। तुम अपनी बात करो, तुम किस लिए इस पर काम कर रहे हो? इमरान ने कहा तो सदीकी ने अपने हमसाए अल्ताफ़ हुसैन की बीवी के रोने की आवाज़ सुनकर उसके पास जाने और फिर उनके बताए हुए एड्रेस आलमपुर पहुंचकर वहां के एक होटल के वेटर से मालूमात हासिल करने और फिर ताजू पर तशद्दुद और उससे मिलने वाली मालूमात की तफसील बता दी। फिर इमरान ने मुख्तसर तौर पर कहा, इमरान साहब, हमने यहाँ पूरा दारुल हुकूमत छान मारा है। ना ही हमें नारंग रोड का पता चल सका है और ना ही उस्ताद कालू के होटल का। हमने पूरी रात इस चक्कर में गुजारी है। आखिर थक हार हमने नाश्ता किया और यहाँ आपके पास आ गए। हमारा ख्याल है कि आप टाइगर से बात करें, शायद उसे इस बारे में मालूम हो। सदीकी ने कहा तो इमरान ने भी इख्तियार एक तवील सांस लिया। अब अगर ये होटल मिल भी जाए तो ना वहाँ लालू मिलेगा और ना कालू। तुमने ताजू को हलाक किया है और कालू को ताजू के बारे में इत्ला लामहला मिल जाएगी। इमरान ने कहा, नहीं इमरान साहब, वहाँ किसी को मालूम नहीं कि हमने सफ़ेद कबूतरों के सिलसिले में काम किया है। ये लोग हर किस्म के जराइम करते हैं, इसलिए लामहला वो उसे किसी भी सिलसिले के साथ जोड़ सकते हैं। सदीकी ने कहा, सफ़ेद कबूतर? क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा, मैंने वैसे ही अपने तौर पर इन अगवा होने वाले नौज़ायदा बच्चों के लिए एक इस्तिलाह बना ली है। मासूम बच्चे भी तो कबूतरों की मानिंद होते हैं। सफ़ेद, मासूम और पाकीज़ा, सदीकी ने जवाब दिया तो इमरान इस तरह असबात में सर हिला दिया जैसे उसे भी सदीकी की ये इस्तिलाह पसंद आई हो। इमरान उठा और उसने अलमारी खोलकर उसमें से ट्रांसमीटर उठाया और अलमारी बंद करके उसने ट्रांसमीटर पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर बटन ऑन कर दिया। हेलो इमरान कॉलिंग, ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस बॉस, टाइगर अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ मौजूद हो तुम? ओवर। इमरान ने सख्त लहजे में कहा, यहीं दारुल हुकूमत में हूँ बॉस, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। क्या बात है, इस बार तुमसे काम नहीं हो रहा? कितने दिन गुजर गए हैं, तुमने एक मामूली सा काम भी सरंजाम नहीं दिया, ओवर। इमरान का लहजा मजीद सख्त हो गया। बॉस, मैं आपके हुक्म पर नूरपुर गया था। मैंने उस जगह का मुआयना किया जहां सड़क पर मोबिल ऑयल डाला गया था और मुझे अंदाज़ा हो गया कि यह काम बड़े महाराना अंदाज में किया गया है। मैंने इधर उधर से मालूमात हासिल की तो पता चला कि इस एक्सीडेंट से कुछ देर पहले यहाँ एक कार सड़क पर खड़ी देखी गई थी। इस कार के बारे में एक अहम बात मालूम हुई कि इस कार का ताल्लुक एक बदनाम क्लब के मालिक जेरी से है। पर जेरी के क्लब से मालूम हुआ कि जेरी की ये ज़ाती कार है और इस कार में दारुल हुकूमत से बाहर वो गया हुआ है, इसलिए मुझे उसकी वापसी का इंतज़ार था। फिर मैं आपको रिपोर्ट देता, ओवर। टाइगर ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा। इसका मतलब है कि डॉक्टर अमजद की मौत हादसाती नहीं थी बल्कि उन्हें बाकायदा हलाक किया गया है, ओवर। इमरान ने कहा, यस बॉस। सड़क के मखसूस हिस्सों पर इस अंदाज में मोबिल ऑयल फैलाया गया कि डॉक्टर साहब की कार चाहे कितनी ही कम स्पीड पर क्यों ना होती, वो फिसल कर नज़दीक ही बड़े दरख्त से टकरा जाती और फिर ऐसा ही हुआ। सड़क के बाकी हिस्से साफ हैं। अगर मोबिल ऑयल किस कार से लीक होता तो इस तरह सड़क के मखसूस हिस्से पर ना फैला होता और ना ही फौरन ख़त्म हो जाता, वो तो काफ़ी दूर तक जाता, ओवर। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, इस जेरी के बारे में मालूम करो कि वो दारुल हुकूमत से बाहर कहाँ है। अगर वो ज़ुबान ज़्यादा देर तक ना खोले या ज़्यादा देर तक ना आए तो क्या तुम इसका इंतज़ार करते रहोगे, ओवर। इमरान ने तेज लहजे में कहा, मैंने मालूम कर लिया है बॉस, वो 2 घंटे बाद वापस पहुंच रहा है, ओवर। टाइगर ने कहा, ओके, अब बताओ कि दारुल हुकूमत में नारंग रोड कहाँ है, ओवर। इमरान ने पूछा, नारंग रोड? ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ बॉस, ओवर। टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा,
किसी पुराने मोहल्ले में होगा। तुम जेरी की वापसी तक उससे तलाश करो। वहाँ उस्ताद कालू का होटल है। इसके बारे में मालूम करके मुझे फौरन फ़ोन करो। ये भी वही सफ़ेद कबूतरों का ही सिलसिला है। ओवर, इमरान ने कहा। सफ़ेद कबूतरों का सिलसिला? क्या मतलब बॉस? ओवर। टाइगर की इंतहाई हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी तो नुमानी और सदीकी दोनों बेख्तियार मुस्कुरा दिए। ये इस्तिलाह इन मासूम बच्चों के लिए सदीकी ने वज़ा की है। मासूम बच्चे वाकई ही सफ़ेद कबूतरों की मानित मासूम और पाकीज़ा होते हैं। ओवर, इमरान ने कहा। तो क्या सदीकी साहब भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं? ओवर, टाइगर ने पूछा। हाँ, उन्हें आलमपुर से इस नारंग रोड और उस्ताद कालू की टिप मिली है, लेकिन सारी रात घूमने के बावजूद वो नारंग रोड की तलाश नहीं कर सके। इसलिए वो मेरे पास आए हैं कि मेरे पास टाइगर नाम का एक इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है। ओवर, इमरान ने कहा। मैं तलाश कर लूँगा बॉस। ओवर। उसी तरफ से टाइगर ने हंसते हुए कहा तो इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तुम चीफ को बता कर गए थे आलमपुर? इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके सदीकी से पूछा। मैंने डिप्टी चीफ को बताया था और डिप्टी चीफ की इजाज़त से ही हम वहाँ गए थे। सदीकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बासाब्ता इजाज़त थी या बेसाब्ता? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सदीकी बेख्तियार हंस पड़ा। बासाब्ता इजाज़त तो आपको मिल सकती है, हमने तो बेसाब्तों में शामिल हैं। सदीकी ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा, जबकि नुमानी के चेहरे पर हैरत उभर आई। ये बेसाब्ता और बासाब्ता इजाज़त का क्या सिलसिला है कि तुम्हारे जवाब से इमरान साहब इस तरह खिलखिलाकर हंस पड़े? नुमानी ने कहा। मिस जूलिया जब इमरान साहब को बासाब्ता इजाज़त दें तो सफदर खुतबा निकाह पढ़ सकेगा। सदीकी ने कहा तो इस बार नुमानी बेख्तियार हंस पड़ा। उसे अब इस गहरी बात की समझ आ गई थी। फिर वो अभी इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि सुलेमान वापस आ गया और उसने थोड़ी देर बाद ही चाय और स्नैक्स से भरी ट्रॉली सिटिंग रूम में पहुंचा दी। शुक्रिया सुलेमान, तुम वाकई ही मेहमान नवाज हो। सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सिर्फ मेहमान ही नहीं बल्कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वापस मुड़ गया। अरे अरे, एक मिनट, मेहमान और मुअज़्ज़ज़ मेहमान में फ़र्क तो बताते जाओ। इमरान ने तेज लहजे में कहा। जो मुअज़्ज़ज़ होते हैं उन्हें मालूम होता है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राहदारी से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी तो सदीकी बेख्तियार हंस पड़ा। सुलेमान वाकई ही आपसे 2 हाथ आगे है। सदीकी ने हंसते हुए कहा। काश 2 हाथ आगे ही होता। अभी तो मेरे पीछे है, इसलिए मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया तो सदीकी एक बार फिर हंस पड़ा। सुलेमान ने ऐसी कौन सी बात की है सदीकी जिस पर तुम इस कदर महसूस हो रहे हो? नुमानी ने सदीकी से मुखातिब होकर पूछा। इसका मतलब है कि निस्फ स्कोप तो ख़त्म हो गया। तुम तो बहरहाल मुअज़्ज़ज़ नहीं हो, वरना तुम्हें मालूम हो जाता कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान कौन होता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सदीकी एक बार फिर हंस पड़ा। नुमानी, इमरान साहब ने कहा कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान और मेहमान का फ़र्क सुलेमान बता कर जाए, जबकि सुलेमान ने कहा है कि जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान होते हैं उन्हें खुद मालूम हो जाता है। इसका मतलब है कि इमरान साहब मुअज़्ज़ज़ नहीं हैं, वरना वो फ़र्क ना पूछते। सदीकी ने वसाहत करते हुए कहा। कमाल है, बड़ी गहरी बातें होती हैं इस फ्लैट में, और तुम ना जाने किससे कैसे इस कदर गहरी बातें समझ लेते हो। नुमानी ने कदर शर्मिंदा से लहजे में कहा। सदीकी 4 स्टार्स का चीफ है और चीफ की जबलत में ये बात शामिल होती है कि वो गहरी बातें तो समझ आते हैं लेकिन सतही सी बातें नहीं समझ सकते। मेरा मतलब है कि माली बात, चेक के बारे में। इमरान ने कहा तो सदीकी और नुमानी दोनों बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, ये केस 4 स्टार्स का केस बन गया है, क्योंकि आपने जो कुछ बतलाया है उससे यही जाहिर होता है कि ये नेटवर्क पूरे मुल्क में फैला हुआ है। सदीकी ने कहा। हैरत इस बात पर है कि पुलिस के पास बच्चों के अगवा की रिपोर्टें भी दर्ज नहीं कराई जाती, वरना जिस तादाद में बच्चों की लाशें नूरपुर से मिली हैं, इस लिहाज से तो पूरे मुल्क में तूफान बर्पा हो जाना था, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इमरान ने कहा। अल्ताफ हुसैन ने तो बताया था कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सदीकी ने कहा। यकीनन उन्होंने डकैती की रिपोर्ट दर्ज की होगी। मेरा ख्याल है कि पुलिस वाले जानबूझकर मासूम बच्चों के अगवा की रिपोर्टें दर्ज नहीं करते, क्योंकि इस तरह मीडिया में तूफान बर्पा हो सकता है। इमरान ने कहा तो सदीकी और नुमानी ने अस्बात में सर हिला दिए। इमरान साहब, क्या इन मासूम शीरख्वार या नुज़ायदा बच्चों की आंखों में कोई खास बात होती है कि ऐसी वारदातें की जा रही हैं? सदीकी ने कहा। पहले एक केस में हमारा वास्ता ऐसे मुजरिमों से पड़ चुका है जो सेहतमंद नौजवानों की आंखों के करनिए निकाल कर फरोख्त करते थे, लेकिन इस बार मासूम बच्चों को निशाना बताया जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि मासूम बच्चों के करीने ज़्यादा आसानी से हर आंख में फिट हो जाते होंगे और फिर वो इंतहाई शफाफ भी होते होंगे। इमरान ने कहा तो सदीकी और नुमानी दोनों ने अस्बात में सर हिला दिए। वो अब चाय पी चुके थे और स्नैक्स भी ले चुके थे। सुलेमान वापस आया और बर्तन ट्राली में रखकर ट्राली धकेलता हुआ वापस चला गया।
इसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, बल्कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। इमरान ने जानबूझकर फिक्रा चुस्त कर दिया था ताकि अगर फ़ोन ताहिर का हो तो वो समझ जाए। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई थी। हाँ, क्या हुआ? मिला वो नारंग रोड? इमरान ने पूछा। यस बॉस, मैंने मालूम कर लिया है। शहर के शुमाली हिस्से के कदीम और गुंजान आबाद इलाके में एक छोटे से इलाके का नाम पुरानी सब्ज मंडी है। यहाँ किसी दौर में सब्ज मंडी होती थी। इस पुरानी सब्ज मंडी में एक सड़क का नाम नारंग रोड है। यहाँ एक कदीम मंदिर है जिसे नारंग मंदिर कहा जाता है। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। तुमने बाकायदा इस पर रिसर्च कर डाली है। वैसे तुमने कहीं खुद तो इस सड़क का नाम नारंग रोड तो नहीं रख दिया? इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से टाइगर भी इख्तियार हंस पड़ा। नहीं बॉस, ये असल है और यहाँ उस्ताद कालू का होटल भी है। इंतहाई घटिया टाइप का होटल। वैसे ये होटल मकामी गुंडों और बदमाशों की आमाज का है। उस्ताद कालू मौजूद नहीं है, वो दारुल हुकूमत से बाहर गया हुआ है। टाइगर ने कहा। कब किया है? इमरान ने पूछा। मैंने मालूम किया था वो पिछली रात गया है और उसकी वापसी का कुछ पता नहीं है। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। अब वहाँ इंचार्ज कौन है और वैसे इस उस्ताद कालू का नंबर 2 कौन है? इमरान ने पूछा। उस्ताद कालू का छोटा भाई है राजू, वो भी इस इलाके का मारूफ गुंडा है। टाइगर ने कहा। उससे अगवा करके राना हाउस ला सकते हो? इमरान ने कहा। आप जोसेफ और जवाना को भिजवा दें, अकेला आदमी वहाँ काम नहीं कर सकता। टाइगर ने कहा। तो फिर तुम वहीं ठहरो, मैं नुमानी और सदीकी के साथ खुद आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। आओ चलें, वहीं उससे पूछ कुछ हो जाएगी, इमरान ने उठते हुए कहा। आप तकलीफ ना करें इमरान साहब, हम टाइगर के साथ मिलकर मालूमात हासिल कर लेंगे। सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अरे चलो चेक ना देना, लेकिन मुझे इस नेकी के काम से तो महरूम ना करो। शायद अल्लाह ताला को मेरी यही नेकी पसंद आ जाए, इमरान ने कहा तो सदीकी और नुमानी दोनों पे इख्तियार हंस पड़े। थोड़ी देर बाद इमरान अपनी कार में और सदीकी और नुमानी सदीकी की कार में सवार इस कदीम इलाके की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से पूछ कर वो नारंग रोड तक पहुंच गए। उन्होंने कारें एक खुली जगह पर पार्क की और फिर वो तीनों उतरकर उस्ताद कालू के होटल की तरफ बढ़ ही रहे थे कि एक तरफ से टाइगर आता दिखाई दिया। उस्ताद कालू यही है बॉस, इधर गली में एक खुफिया क्लब है जहाँ शराब और मंशियात फरोख्त होती हैं और सिर्फ खास लोग वहाँ जाते हैं। उस्ताद कालू इस जगह बैठता है। आम पूछने वालों को बताया जाता है कि वो दारुल हुकूमत से बाहर है। टाइगर ने करीब आकर पूछा। ओह अच्छा, ठीक है चलो, इमरान ने कहा और टाइगर मुड़कर आगे बढ़ गया। जो नजर आए उसे गोलियों से उड़ा देना, सिर्फ उस्ताद काली को जिंदा रखना है, ये लोग किसी रहम के मुस्तहिक नहीं हैं। इमरान ने नुमानी और सदीकी से मुखातिब होकर कहा। तो फिर आप यहीं ठहरे बॉस, ये काम मैं अकेला आसानी से कर लूंगा, टाइगर ने कहा। नहीं, वो फरार हो सकता है, तुम चलो, इमरान ने कहा। फिर वो एक बंद गली में दाखिल हो गए। गली में मौजूद एक मुसल्ला आदमी जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और चेहरे मोहरे और अंदाज से वो कोई गुंडा नजर आ रहा था, उन्हें देखकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। इसके कांधे से बाकायदा मशीन गन लटक रही थी, जैसे उसने कांधे से उतार लिया था। कौन हो तुम और इधर क्यों आ रहे हो? इस आदमी ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो यखलख्त चीखता हुआ उछलकर गली की दीवार से जा टकराया, जबकि उसके हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन अब इमरान के हाथ में थी। दीवार से टकराकर वो आदमी चीखता हुआ उठा ही था कि सदीकी ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर इसकी गर्दन पर हाथ डाला और दूसरे ही लम्हे वो भारी भरकम आदमी चीखता हुआ हवा में उछला और कलाबाजी खाकर गली की दूसरी दीवार से एक धमाके से जा टकराया और फिर नीचे गिरकर वो चंद लम्हे तड़पा और फिर साकित हो गया। उसकी गर्दन टूट चुकी थी, जबकि इस दौरान इमरान मशीन गन उठाए आगे बढ़ गया था। गली के तकरीबन इख्तिताम पर एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था जो बंद था। इमरान ने दरवाजे पर लात मारी तो दरवाजा एक धमाके से खुल गया और इमरान उछलकर अंदर दाखिल हुआ। ये एक छोटी सी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर एक और दरवाजा था जो खुला हुआ था और दूसरी तरफ एक बड़ा हालनुमा कमरा था जिसमें से कहकों और बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। Like, comment, share, press the bell icon.